हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। मैं लाली वर्मा सभी 12वीं कक्षा के होनहार विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। स्वागत करने के साथ साथ ये आशा भी करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, प्रसन्नचित होकर अपने सभी कार्य कर रहे होंगे, साथ ही साथ अपने आप का ख्याल रख रहे होंगे। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है, इस कथन को हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि जब हम रहेंगे फिट तभी तो होंगे हिट। प्रिय विद्यार्थियों, मैग्नेट ब्रेन्स आप सभी के लिए कक्षा 7वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन 100% फ्री प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के वीडियोस भी प्रोवाइड किए जाते हैं 100% मुफ्त। यस, इतना ही नहीं, ई बुक्स और बुक्स भी अवेलेबल हैं जिनकी लिंक आपकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। प्लीज उसको देखिए, क्योंकि बुक्स और ई बुक्स में आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्रैक करने के कई अनगिनत तरीके बताए गए हैं और उनमें शामिल है जैसे सैंपल पेपर्स हैं, एमसीक्यूज हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर्स हैं, सभी का सॉल्यूशन है जो आपको अधिक से अधिक परीक्षा में मतलब जो परीक्षाएं होंगी उनको क्रैक करने में हेल्प करेगा। ठीक है, चलते हैं इस वीडियो की तरफ। हमने अपनी पूरक पाठ्य पुस्तिका वितान का पाठ 3 शुरू कर दिया है। नाम है अतीत में दबे पांव। यस, किस तरह की सड़कें, किस तरह के महल, कितने व्यवस्थित तरीके का यहाँ का जीवन, लाइन से पंक्तिबद्ध तरीके से यहाँ महल या घर बने हुआ करते थे। सभी का वास्तुशास्त्र लगभग समान ही था। आप देख सकते हैं कि जो घर थे वो पक्के बने हुए थे, साथ ही साथ सड़कें भी काफी चौड़ी नजर आती हैं। जो घर हैं वो बहुत यूनिफॉर्म वे में बने हुए हैं, कहीं भी कुछ भी मतलब ऐसा नहीं है कि तितर बितर सा कुछ भी नजर आता हो। बेहतरीन तरीके से, सुव्यवस्थित तरीके से समाज का निर्माण हुआ था और घरों का निर्माण हुआ था। वहां किसी तरह की राज या तानाशाही नहीं थी जिससे अनुशासित हो, या किसी धर्म का डर नहीं था कि अनुशासित रूप से रहें, बल्कि आपसी जो अंडरस्टैंडिंग थी, आपसी समझ थी, उसके आधार पर वहां का समाज एकदम सौंदर्य बोध से भरा हुआ था। प्रिय विद्यार्थियों, इसी चैप्टर का हम करने वाले हैं कंप्लीट चैप्टर रिवीजन, जिसमें जानेंगे हम एक बार पुनः जो हमारे लेखक हैं ओम थानवी जी, उनके जीवन के बारे में, और साथ ही साथ कहानी के माध्यम से हम सुनेंगे, अर्थात उसमें कुछ मुख्य बातों को शामिल करते हुए। और हो सकता है आपके मन में जो प्रश्न उठ रहे हैं उनका भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, साथ ही साथ मैं आपको प्रश्नों से रूबरू कराऊंगी। ओम थानवी जी का जन्म सन 1957 में हुआ था। इनकी शिक्षा दीक्षा बीकानेर में हुई थी। इन्होंने राजस्थान विश्वविद्यालय से व्यावसायिक प्रशासन में एम.कॉम किया और ये एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के महासचिव भी रहे। सन 1980 से 1989 तक इन्होंने राजस्थान पत्रिका में काम किया। इतवारी पत्रिका के संपादक ने साप्ताहिक को विशेष प्रतिष्ठा दिलाई। ये अपने सामाजिक और सांस्कृतिक सरोकारों के लिए जाने जाते हैं। इनकी जो सामाजिक और सांस्कृतिक सरोकार है, मतलब अपने कार्यों के लिए, सरोकारों के लिए, अर्थात अपने योगदान के लिए जाने जाते हैं। और इनका ये पाठ, इनके द्वारा लिखित ये जो है अतीत में दबे पांव, ये हमें इतिहास से परिचित करवाता है। और साथ ही साथ हम बहुत लकी हैं कि हमें इस तरह के साहित्यकारों का सहयोग प्राप्त हुआ। ये अपने सामाजिक और सांस्कृतिक सरोकारों के लिए जाने जाते हैं। अभिनेता और निर्देशक के रूप में भी स्वयं रंगमंच पर सक्रिय रहे। इनकी गहन दिलचस्पी साहित्य, कला, सिनेमा, वास्तुकला, पुरातत्व और पर्यावरण में है। इन्होंने 80 के दशक में सेंटर फॉर साइंस एनवायरमेंट CSE, ठीक है, CSE की फेलोशिप पर राजस्थान के पारंपरिक जल स्रोतों पर खोजबीन करके इसके बारे में विस्तार से लिखा है, रिसर्च किए हैं और कई तरह से पुस्तकें लिखी हैं जो कि हम सब के लिए जानकारी का एक प्रमुख केंद्र बनी है। इन्हें पत्रकारिता में कई पुरस्कार मिले हैं, जिसमें गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार प्रमुख है। सन 1999 में इन्होंने दैनिक जनसत्ता के दिल्ली और कोलकाता के संस्करणों का संपादकीय दायित्व भी संभाला। संपादकीय समझते हैं, एडिटरशिप। संप्रति ये इसी समाचार पत्र के संपादक के रूप में कार्यरत हैं। मतलब वर्तमान में ये कौन से वाले, इन्होंने दैनिक जनसत्ता, ये आज भी उसी में कार्यरत हैं। ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है और हम धन्यवाद और आभार और कृतज्ञता व्यक्त करते हैं लेखक के प्रति, जिन्होंने अपनी रचना के माध्यम से हम सबको मार्गदर्शित कराया। ना केवल इतिहास में ही इनके बारे में हमें जानकारी मिली, बल्कि हमारी भाषा
मातृभाषा राजभाषा के माध्यम से भी इस चैप्टर के माध्यम से हम हड़प्पा संस्कृति को और करीब से जान पाए हैं। सच में जो इतिहास में हमने पढ़ा था उसको इतिहास समझकर हम बड़ा ऐसे नहीं कि अरे यार इतिहास में डेट्स याद रखनी पड़ती हैं, बड़ा टफ लगता है इतिहास, लेकिन यहाँ उन्होंने इतने कलात्मक तरीके से इस पाठ की रचना की कि हम सब कुछ हमें याद सा हो गया है। यदि आपने प्रीवियस वीडियो देखा है, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस देखे हैं, एमसीक्यूज वाला वीडियो देखा है, नहीं देखा है तो देखिएगा जरूर। जब हम ये बहुत ध्यानपूर्वक सार वाला वीडियो देखा है तो डेफिनेटली आपको ये कंठस्थ हो गया होगा। कंठस्थ मतलब सब कुछ यहां पर आ गया होगा, साथ ही साथ दिल और हमारे दिमाग में वो चीजें बस गई होंगी कि लेखक ने स्वयं अनुभव किया है तब इस पाठ की रचना की है। तभी तो उन्होंने लिखा है अतीत में दबे पांव, मतलब जो भी प्राचीन काल में हो चुका है। और कितना पुराना, लगभग 5000 वर्ष पुराना ये इतिहास, ठीक है। कई तरह की ये जो देखे जा सकते हैं कि यहां लेखक ने एक और बात कही है कि औजार तो मिले हैं, लेकिन औजार तो देखे गए हैं, औजार मिले हैं, लेकिन हथियारों का कहीं नामो निशान नहीं है। इसका तात्पर्य क्या लगाया जा सकता है? हथियार नहीं थे, क्या बताइए। औजार से कार्य किया जा सकता है, औजारों से किसी कार्य को परिणाम दिया जा सकता है, ठीक है। हथियार नहीं थे मतलब वहां युद्ध आदि सत्ता रूपी राजनीतिक सत्ता या मोनार्की जैसा सिस्टम कुछ नहीं था, सत्तात्मकता नहीं थी, व्यक्तियों में आपसी समझ थी। और जो भी सिक्के दिए हैं उनमें कुछ जानवरों के चित्र मिले हैं, तो कुछ इस तरह के चित्र मिले हैं जिनसे अनुमान लगाया जा सकता है कि ये जल या नदी के किनारे की सभ्यता है, क्योंकि अत्यधिक पशु या जो जानवर हैं वो कहाँ रहते हैं? जहां उनको पानी मिलता है। तो जो भी इनके सिक्के थे, जो भी इनके सिक्के कहते हैं उनको, ठीक है, उनमें यही दिया गया है। अब ये जो लिपि है, लिपि अभी तक नहीं पढ़ी गई है, अभी तक ये प्रश्न मार्क ही है, क्वेश्चन मार्क ही है कि आखिर ये लिपि कैसे पढ़ी जा सकती है। एक देखो, एक दाढ़ी वाले चित्र की एक यहाँ मूर्ति दिखाई देती है, कहीं बहुत सारे ये चित्र देखने को मिलते हैं, कहीं कुछ मिलता है, कहीं घोड़ा आदि टूटे फूटे से ये निशान मिलते हैं, जिनसे हाँ ये पता चलता है कि कोई रक्षक रहा होगा, किसी तरह के राज भी रहे होंगे। राजा का छोटा सा मुकुट मिला है, जिससे ये भी स्पष्ट हुआ है कि राजा वहां सिर्फ सत्ता दिखाने के लिए नहीं था, राजा था इसलिए छोटा सा मुकुट धारण कर लेता था, कोई दिखावटीपन नहीं था। वहां का जो जनजीवन था वो बहुत मिलजुल कर आपस में एकता के साथ सद्व्यवहार के साथ बसर किया उन्होंने जीवन, ये भी पता चलता है। लिपि कौन सी थी? आज भी ये प्रश्नवाचक चिन्ह बना हुआ है कि उस लिपि को आज तक नहीं पढ़ा जा सका है, ठीक है। तो ये सब कुछ हमने देखा है इस चैप्टर में। साथ ही साथ जब एक बार हम पुनः इसका रिवीजन कर लेंगे तो सच में हम इससे संबंधित किसी भी तरह के प्रश्न का समाधान कर सकते हैं ना। किसी भी तरह के प्रश्न, पूछे गए प्रश्न में कोई भी घुमा के फिरा के तोड़ के मरोड़ के यदि हमसे प्रश्न कर लेगा तो हम उत्तर लिख पाएंगे। यस, तो यही बताया लेखक ने कि जो भी मोहनजोदड़ो दोनों स्थान अभी तक दुनिया, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दुनिया की सबसे प्राचीनतम सभ्यता में से एक है और इतने सुनियोजित शहर हैं कि उनकी सुंदरता देखते ही बनती है। और ताम्रकाल के शहरों में बड़ा शहर था, यहाँ खुदाई में बड़ी तादाद में इमारतें मिली हैं, चौड़ी चौड़ी सड़कें, धातु पत्थर की मूर्तियां, चौक पर बने चित्र, मोहर, मोहर कहते हैं, हाँ मोहर, जैसे सिक्के की जैसी मोहरें रहती थी। पहले कागज के नोट नहीं चलते थे, मोहरें चलती थी, ठीक है। तो उन पर कुछ साजो सामान के चित्र बने रहते थे, कहीं पशुओं के चित्र बने रहते थे, जिनसे ये अनुमान लगाया जा सका है कि वहां का जनजीवन कैसा था। साथ ही साथ सभ्यता को, जो मोहनजोदड़ो सभ्यता है, उसको केंद्र माना जाता है और ये 200 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला है। इसकी आबादी लगभग 85,000 थी। यह नगर छोटे मोटे टीलों पर आबाद था, ये प्राकृतिक नहीं थे, कच्ची पक्की ईंटों से ये धरती की सतह को ऊंचा उठाया गया था। अर्थात ना तो जब मशीन हुआ करती थी, ना कुछ हुआ करता था, फिर भी वहां के भवनों का निर्माण काबिले तारीफ था, बेहतर ही नहीं बेहतरीन था। और यहाँ की जो सड़कें थी, जब लेखक स्वयं वहां पर घूम रहा था तो वो अनुमान लगा पा रहे थे कि क्या बात है, मतलब हर एक वस्तु, हर एक जो अजायब घर में आज है उसको देखकर चकित थे। जैसे कि ये अजायब घरों की शोभा बढ़ा रहे हैं, परंतु शहर वही है।
इस शहर की गलियां, मकान, चबूतरे, खिड़की, रसोई आदि सुंदर नगर नियोजन को परिचित करते हैं। अर्थात वहां को यह परिभाषित किया जाता है कि यहाँ के लोग कितने सभ्य थे। तभी तो ये प्राचीनतम सभ्यता में सबसे ऊपर मानी जाती है आज भी, और कब से मानी जा रही है। सबसे जो शहर के बीच में चबूतरा था, ठीक है, तो सबसे ऊंचे चबूतरे पर बौद्ध स्तूप भी थे। बौद्ध स्तूप मतलब जहां पर बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, भिक्षुक रहा करते थे, भिक्षु नहीं, ठीक है, ठीक है, समझ में आया, भिक्षु रहा करते थे, भिक्षुक। तो यहां पर मोहनजोदड़ो के भी टीले पर बना है। 1922 में राखलदास बनर्जी ने इस स्तूप की खोज की। आपसे पूछा जा सकता है कि जो सबसे ऊंचा चबूतरा है जिस पर बौद्ध स्तूप बना है, उसकी खोज किसने की? तो किसने की थी? इसकी खोज 1922 में राखलदास बनर्जी ने की। इस स्तूप की खोज की तो उन्हें यहां ईसा पूर्व के निशान मिले। साथ ही साथ तत्कालीन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक जॉन मार्शल के निर्देशन पर खुदाई का व्यापक अभियान भी शुरू हुआ। किसी के आदेश या निर्देश पर ही कार्य किया जाता है, ये नहीं कि कोई भी जाए और कुछ भी खुदाई बुदाई करने लगे, ठीक है। भारत दुनिया की प्राचीन सभ्यता का दावेदार हो गया और विश्व भर में ये जो सभ्यता थी वो प्राचीनतम, विश्व की प्राचीनतम सभ्यता इसको करार दिया। फिर इसी के साथ लेखक जब स्तूप पर पहुंचे तो इसे नागर भारत का सबसे पुराना लैंडस्केप भी कहा गया है। ये पुराना बौद्ध स्तूप जो कि सबसे ऊंचे चबूतरे पर निर्मित था, इसको क्या कहा गया है? नागर भारत का सबसे पुराना लैंडस्केप। किसको? बौद्ध स्तूप को। कहां है बौद्ध स्तूप? जो सबसे ऊंचे चबूतरे पर बना है, ठीक है। सर्दी के मौसम में धूप भी थी, जो आंखें चौंधिया जाती थी। तस्वीर उतारते वक्त ये लगो कि ऐसा लगे कि क्या है। सभी की रचना इतने सुंदर तरीके से की गई थी कि आंखें बस थम सी जाती थी। एक टक निहारने को जी करता था कि इतनी सुंदर नक्काशी कैसे की गई होगी। ना कोई मशीन, ना कोई शिक्षा से जुड़े कि भाई उन्होंने वैज्ञानिक पढ़ाई की होगी या इस तरह की शिक्षा प्राप्त की होगी तब जाकर बनाया। इतनी बारीकी से उन पर काम किया गया था कि बस देखते ही बनता था। दुनिया भर की प्रसिद्ध इमारतों के खंडर चबूतरे के पश्चिम में, इनमें प्रशासनिक इमारतें, सभा भवन, ज्ञानशाला और कोठार हैं। ज्ञानशाला मतलब जो भी शिक्षा प्रदान की जाती थी। कोठार जहां पर अनाज एकत्रित करके रखा जाता था, क्योंकि कृषि भी की जाती है। केवल अनुष्ठानिक महाकुंड अपने मूल स्वरूप में बचे हैं, शेष इमारतें उजड़ गई। अनुष्ठानिक महाकुंड कुछ पूजा अर्चना भी की जाती थी, लेकिन कभी भी किसी भी तरह से वहां अंधविश्वास का बोलबाला नहीं था। किसी भी तरह से लोग दिखावटी या फैशन या ये नहीं चाहते थे कि मैं राजा हूं तो मैं सबसे अलग दिखना चाहिए, नहीं। जो भी वहां पर ऐसा लगता था कि प्रजातंत्र का भी और विकसित और बहुत सुंदर रूप हो उस समय भी। तो आज जो हड़प्पा संस्कृति है या मोहनजोदाड़ो जो संस्कृति सभ्यता है, उससे यदि हम आज भी चाहें तो बहुत सारी चीजों को सीख सकते हैं, उसका अनुसरण किया जा सकता है। मोहनजोदड़ो का नगर नियोजन बेमिसाल है। इतने सुव्यवस्थित तरीके से वहां के हर घर बने हुए हैं। वास्तुशास्त्र को ध्यान में रखकर स्नानागार लाइन से बने हैं, लेकिन उनका जो दरवाजा है वो किसी के आमने सामने नहीं खुलता है, मतलब प्राइवेसी या निजित्व बनाया हुआ है, सम्मान बना रहे, इस तरह से उनका निर्माण किया गया है। सड़कें अधिकतर सीधी हैं या फिर थोड़ी आड़ी, इसे वास्तुकार ग्रिड प्लान भी कहते हैं। आजकल की सेक्टर मार्का कॉलोनियों में हमें आड़ा सीधा नियोजन मिलता है, समझ में नहीं आता क्या है क्या नहीं। परंतु वह रहन सहन को नीरस बनाता है जो आज का हो गया है। ब्राजील या चंडीगढ़ या इस्लामाबाद ग्रिड शैली के शहर हैं, परंतु उनमें स्वयं विकास की क्षमता नहीं है। चबूतरे के पीछे गढ़ और ठीक सामने उच्च वर्ग की बस्ती है। इसके पीछे 5 किलोमीटर दूर सिंधु नदी बहती है। याद रखिएगा कितने किलोमीटर दूर है सिंधु नदी? 5 किलोमीटर। दक्षिण में टूटे फूटे घर कामगारों के हैं, जो वहां पर काम करते थे, मजदूर भी कह सकते हैं। अब उनके जो दिखाई देते हैं छोटे छोटे घर थे वो अब टूट फूट गए हैं, तो इससे अनुमान लगाया है कि हाँ ये कामगारों के होंगे। साथ ही साथ निम्न वर्ग का अस्तित्व था या नहीं, इसमें लेखक थोड़े कंफ्यूज्ड हैं कि उस समय मतलब बहुत सिस्टमेटिक तरीके से समाज की व्यवस्था की गई है, तो क्या कोई निम्न वर्ग था या नहीं, सब समान थे क्या? कुछ मजदूर थे या कुछ जो काम करते थे, या काम कोई भी कर लेता था? ये भी एक आश्चर्यचकित है, क्योंकि लिपि को अभी तक नहीं पढ़ा जा सका, ठीक है। और साथ ही साथ
टीले के पास एक महाकुंड है, इसका नाम देव मार्ग रखा गया है। यह सामूहिक स्नान के काम आता था। यह 40 फुट लंबा, 25 फुट चौड़ा और 7 फुट गहरा है। काफी बड़ा, चौड़ा और गहरा है। इसके उत्तर और दक्षिण से सीढ़ियां उतरती हैं। इसके 3 तरफ साधुओं के कक्ष भी हैं और उत्तर में 2 पांत में 8 स्नान घर हैं। इनमें किसी का दरवाजा दूसरे के सामने नहीं खुलता, जैसा कि अभी मैंने बताया। पानी का रिसाव रोकने और गंदे पानी से बचाव के लिए कुंड के तल और दीवारों पर चूने और चिरोड़े के गारे का प्रयोग किया गया है, जिससे पानी कहीं भी रिसकर गंदगी ना फैलाए। वाह, क्या सोच है, क्या विचार है, क्या आपसी समझ है। ये उदाहरण तभी तो विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में गिनी जाती है और सौंदर्य में अनुपम और न्यारी है। और साथ ही साथ ये भी बताया कि जल निकासी के लिए व्यवस्थित बंदोबस्त भी किए गए हैं। नालियां बनाई गई हैं जो कि कवर्ड हैं, ईंटों से ढकी हुई हैं, ताकि वहां की गंदगी कहीं भी किसी भी तरह से प्रदूषण उत्पन्न ना कर दे। अब देखो, एक और बात सामने आती है कि पहले जो आदि मानव था, जो पशुओं की भांति अपना जीवन बिताता, पशुओं की भांति इन द सेंस कि वो जंगलों में रहता था, पेड़ की छालें या जो भी पत्ते मत्तों से अपने शरीर को ढकता था, कच्चा मांस खाता था, तो वो धीरे धीरे जानवर की तरह था, लेकिन वो मनुष्य बना। अब वर्तमान की बात करें तो हमको वो धीरे धीरे मनुष्य बना गया, प्राचीन मानव। लेकिन अब मनुष्य क्या बनने लगा है? मनुष्य में पाशविक प्रवृत्ति आने लगी है। तो आज का मनुष्य मनुष्य से जानवर की ओर बढ़ रहा है। ऐसा क्यों? तो प्रिय विद्यार्थियों, हम सब की उम्मीदें आप पर टिकी हुई हैं कि आगे आने वाले समाज का निर्माण आप बहुत सुव्यवस्थित तरीके से करेंगे। और चाहे इतिहास हो, चाहे भाषा हो, चाहे कोई सी भी शिक्षा सिर्फ किताबी ज्ञान तक ही सीमित ना रहे, उसको हम अपने वास्तविक जीवन में भी लागू करें, ताकि समाज में सुव्यवस्थित समाज का निर्माण किया जा सके। साथ ही साथ ये भी बताया कि सिंधु घाटी काल में व्यापार के साथ उन्नत खेती भी होती थी और पशुपालन भी। पत्थर और तांबे की बहुतायत थी, लेकिन लोहा नहीं था। पत्थर सिंध से तथा तांबा राजस्थान से मिलता था। इसके उपकरण खेती बाड़ी में प्रयोग भी किए गए, जैसे कपास, गेहूं, जौ, सरसों और चने के सबूत मिलते हैं। और जब अब खुदाई में पता है जो गेहूं मिले वो कैसे हो गए हैं? काले। कपास, बेर, खजूर, तरबूज, अंगूर, ज्वार, बाजरा आदि की रागी खेती भी मिलती है। फ्रूट्स में यदि कहा जाए तो खजूर और अंगूर प्रमुख रूप से दिखाई देते हैं। और ये कैसे पता चला हमें कि कपास की खेती होती थी? क्योंकि वहां सूती वस्त्रों के प्रमाण भी मिले हैं। अजायब घर या म्यूजियम में जब देखा गया तो उस समय सूती, प्योर कॉटन के वस्त्रों को भी पाया गया, जिससे ये अनुमान लगा कि कपास की खेती भी बड़े अच्छे से की जाती थी। ठीक है। साथ ही साथ यहाँ देखने को मिलता है कि मोहनजोदड़ो में रंगाई भी होती थी, मतलब रंगाई छपाई का काम भी होता था। बहुत विकास की ओर मनुष्य बढ़ चुका था इसमें। धीरे धीरे ऊन व लिनन का आयात सुमेर से होता था। महाकुंड के उत्तर पूर्व में लंबी इमारत के अवशेष मिले हैं, लंबी इमारत। ठीक है। इसके बीच में खुला बड़ा दालान है तथा 3 तरफ बरामदे भी हैं। साथ ही साथ इसे कॉलेज ऑफ प्रीट्स माना जाता है। दक्षिण में 20 खंभों वाला एक हॉल है। पूछा जाता है ये प्रश्न में कि जो दक्षिण है, जो स्तूप के दक्षिण में है, उसमें कितने खंबे हैं? तो 20 खंबे हैं, याद रखिएगा। जो शायद राज्य सचिवालय हो सकता है, कम्युनिटी हॉल हो सकता है, सामुदायिक भवन हो सकता है, क्योंकि बड़ा सा था ना, उसमें कभी भी कोई कार्यक्रमों का आयोजन हो सकता है, ऐसा कुछ होता हो। ये सब वहां पर देखकर अनुमान लगाया जा रहा है, क्योंकि वहां कोई किताबें नहीं मिली हैं, वहां कोई ग्रंथ नहीं मिले हैं जिनको पढ़कर अंदाजा लगाया जाए। गढ़ की 4 दीवारी के बाहर नीचा नगर था। खुदाई की प्रक्रिया में टीलों का आकार घट गया। पूरब की बस्ती रईसों की बस्ती है। इसमें बड़े घर, चौड़ी सड़कें तथा ज्यादा कुएं थे। पूरब की बस्ती को नाम दिया गया रईसों की बस्ती। रईस मतलब जिनकी आर्थिक स्थिति एकदम स्ट्रांग होगी। कैसे पता चला कि रईसों की बस्ती है? क्योंकि वहां बड़े बड़े घर मिले, चौड़ी चौड़ी सड़कें मिली और साथ ही साथ बहुत ज्यादा कुएं मिले। तो सभी सुविधाएं अधिक थीं, इसलिए रईसों की बस्ती उसको कहा गया है। ठीक है। और साथ ही साथ खुदाई करने पर यह भी पता चला है कि एक संक्षिप्त नाम रखा गया है डीके। डीके क्षेत्र दोनों वस्तु में सबसे महत्वपूर्ण है। शहर की मुख्य सड़क यहीं पर है। यह बहुत लंबी सड़क है तथा 33 फुट चौड़ी है। इस पर एक साथ 2 बैलगाड़ियां आ जा सकती हैं। 33 फीट। ठीक है। यह सड़क बाजार तक पहुंचती है। सड़क के दोनों ओर घर हैं। सड़क की तरफ कोई दरवाजा नहीं है। मतलब सभ्यता का कितने अच्छे से ख्याल रखा गया है।
काबूर जी ने भी चंडीगढ़ में शैली का प्रयोग किया है। सड़क के दोनों तरफ ढकी हुई नालियां भी थीं। आप देखो कि वहां की सुंदरता ना केवल महलों से थी, बल्कि सड़कें, भवन, कुएं, तालाब, बावड़ी, आवागमन, स्नानागार या जो भी वास्तु कला के हिसाब से घरों का निर्माण किया गया था, बहुत बेहतरीन तरीके से सभ्यता और संस्कृति को मद्देनजर रखते हुए, ध्यान रखते हुए उनका पालन किया गया। इसी तरह से समाज का निर्माण किया गया। यहाँ लगभग 700 कुएं पाए गए हैं और इसे जल संस्कृति भी कहा जा सकता है। लेखक ने इसको जल संस्कृति क्यों कहा है? क्योंकि अधिकतर जल के साधन वहां उपलब्ध थे और यहां से लगभग 5 किलोमीटर पर सिंधु नदी थी। और क्या कारण था इसको जल संस्कृति कहने के पीछे? कि जो भी मोहरें या सिक्के मिले हैं उन पर पशुओं के चिन्हित हैं चित्र, जो ये अनुमान लगाया जा सकता है कि पशु या पक्षी अधिकतर कहाँ नजर आते हैं? जहां पर जल हो, जल की अधिक हो। तो इसलिए लेखक ने इसको जल संस्कृति भी कहा है। डीकेजी हल्के के घरों की चारों दीवारों ऊंची और मोटी हैं, शायद 2 मंजिले मकान भी होंगे और ये एक आकार की ईंटें थी, 1:2:4 में। बड़े घरों के भीतर आंगन के चारों तरफ बने कमरों में खिड़कियां हैं। घर छोटे और बड़े हैं, सभी एक कतार में हैं। कुछ घर छोटे लेकिन एक कतार में, कुछ घर बड़े भी हैं लेकिन एक कतार में, फिर छोटे छोटे घर लेकिन एक कतार में, यूनिफॉर्म वे में। सब बहुत अच्छे तरीके से बनाया गया है और इनसे कुछ काफी बड़े भी हैं। वास्तु शैली भी एक जैसी लगती है। सबका प्रवेश द्वार, सबका शयन कक्ष, सबका स्नान घर एक ही तरीके से निर्मित था। डीकेबीसी हल्के से एक घर से दाढ़ी वाले याचक नरेश की मूर्ति मिली है। याचक नरेश, ठीक है, जो हमने सबसे पहले अभी चित्र में देखा था ना, एक दाढ़ी वाले की मूर्ति थी, वो याचक नरेश की मूर्ति थी। एचआर हल्के के बड़े घर में कुछ कंकाल भी मिले हैं। प्रसिद्ध नर्तकी शिल्प भी इसी हल्के के छोटे घर से मिली है। ठीक है, नर्तकी मतलब समझते हो, फीमेल डांसर। यहीं पर एक बड़ा घर है जिसे उपासना केंद्र समझा जाता है। गढ़ी के पीछे वीएस हिस्से में रंगरेज का कारखाना है, जहां रंगों कपड़ों की रंगाई की जाती थी। मतलब अब धीरे धीरे जो संस्कृति सभ्यता में आते हुए मनुष्य अब अपने सौंदर्य पर भी ध्यान देने लगा है, सभ्यता पर तो ध्यान दे रहा है। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर यह भी बताया कि लेखक बड़े घरों में भी छोटे कमरे देखकर हैरान है कि आखिर इतने बड़े बड़े घर हैं, इसमें छोटे कमरे क्यों हैं? तो लेखक ने अनुमान लगाया कि हो सकता है परिवार अब बढ़ रहा हो। 2 भाई थे, बड़े कमरे, 2 भाइयों के 2-2, 3-3 लड़के हुए और छोटे कमरे, फिर उनके और बच्चे हुए तो और छोटे कमरे। या फिर ये भी अनुमान लगाया कि हो सकता है वहां पर काम करने वालों के लिए छोटे छोटे भवनों या कमरों का निर्माण कराया। ऊपरी मंजिल पर लकड़ी की साज सज्जा की जाती होगी। अधिकतर घरों में खिड़कियां, दरवाजों पर छज्जों के चिन्ह नहीं है। गर्म क्षेत्र में ये चीजें आम होती हैं। इसका तात्पर्य है कि यहाँ कम गर्मी पड़ती रही होगी, क्योंकि अब जब गर्मी अधिक होती है तो गर्मियों के दिनों में बाहर निकलने की कोशिश नहीं करते हम लोग कि थोड़ा बाहर की हवा ले ली जाए, और बहुत गर्मी है, तो छज्जे नहीं थे, खुले स्थान नहीं थे घरों में। तो फिर अनुमान ये लगाएगा कि हो सकता है यहाँ कम गर्मी पड़ती हो, नदी के किनारे बसा था। तो हाथी, शेर, गेंडा आदि जीवों की तस्वीरों से लगता है कि यहाँ जंगल थे, खेती थी, कुओं से सिंचाई की जाती थी, नहर के प्रमाण नहीं मिले। इसका मतलब निकलता है कि बारिश घटने तथा कुओं के अत्यधिक इस्तेमाल से भूजल भी नीचे चला गया और धीरे धीरे इस सभ्यता का अंत होता गया। इस समय यहाँ तेज हवा बह रही थी, हर जगह लेखक को सौं सौं की ध्वनि सुनाई दे रही थी। यह खंडर है, कोई घर जुदा नहीं है, लेकिन घर एक ही नक्शा ही नहीं होता, घर तो एक संस्कारमय आकार होता है। कितनी अच्छी बात लिखी है लेखक ने कि घर एक नक्शा ही नहीं होता, हर घर एक संस्कारमय आकार होता है और ये बनता है व्यक्तियों के आपसी स्नेह और प्यार से। एक मकान और घर में यही अंतर होता है कि मकान ईंट, गारे और रेत से या सीमेंट से बनता है, एक घर परिवार के आपसी मेल से, आपसी व्यवहार से बनता है। एक मकान को घर बनने में काफी समय लगता है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो घर कब बनता है? जब घर में रहने वाले सभी सदस्य आपस में मिलजुल कर रहें, एक साथ रहें, नहीं तो वो सिर्फ और सिर्फ ईंट गारे का एक मकान ही कहलाता है। ठीक है, तो हर घर संस्कारमय आकार होता है। किसी भी घर में प्रवेश करते समय एक अपराध बोध भी होता है कि क्या पता हम जाएं या नहीं जाएं, कैसे। तो लेखक ने अपने अनुभव को भी यहाँ रखा है। राजस्थान व सिंध, गुजरात के घर याद आ गए उनको, क्योंकि वहां पर जो सुंदरता से घर बने थे, ऐसा ही लगा जैसे वही हो।
और साथ ही साथ ज्वार और बाजरे की खेती भी की जाती थी। उनके घर जो गांव की, उनको अपने कुलधरा गांव की याद आ गई थी वहां के घरों को देखकर लेखक को। पीले पत्थरों के वाला एक खूबसूरत गांव है, यहाँ घर है परंतु लोग नहीं है। 150 साल पहले राजा से तकरार पर स्वाभिमानी गांव का हर सदस्य अपना घर छोड़कर चला गया। देखो जरा, जैसलमेर के गांव कुलधरा की याद आई है। पीले पत्थर के घरों वाला एक खूबसूरत गांव है, कौन सा? कुलधरा। प्लीज इसको याद रखिएगा आप, बहुत प्रश्न पूछे जा सकते हैं इससे कि जब जैसलमेर के गांव कुलधरा की लेखक को याद आ गई तो ये पीले पत्थर कैसे बना था? ये पीले पत्थरों का खूबसूरत गांव था। यहाँ घर तो था लेकिन लोग नहीं थे। उसके पीछे जब कारण पता चला तो राजा ने जब तानाशाही की तो राज विरोध में सभी गांव के जो लोग थे वो उस गांव को छोड़कर ही चले गए। तो अब किस पर शासन करेगा? तो जब कभी शासन करने की इच्छा हो ना तो शासन मत करो। कहते हैं ना, कुर्सी पर राज तो किया जा सकता है, दिलों पर राज करना बहुत मुश्किल होता है। अब आगे लेखक कहते हैं कि यहाँ पर उन्होंने ये भी देखा कि घर खंडर हो गए, घर ढहे नहीं, लोग निकल गए, वक्त वहीं रह गया। जॉन मार्शल ने मोहनजोदड़ो पर 3 खंडों में विशाल ग्रंथ छपवाया। उसमें भी तरह तरह के उनको अवशेष मिले। तरह से उन्होंने ये भी देखा कि अब उन पहियों की जगह जीप के उतरन पहिए लगते हैं, हवाई जहाज के उतरन पहिए लगते हैं। मतलब धीरे धीरे विकास होता गया, सत्ता बदलती गई, लोगों के विचारों में परिवर्तन आया, जानवर से मनुष्य बना और मनुष्य से पाशविक प्रवृत्ति में आ गया। तो प्रिय विद्यार्थियों, अपने मन में मानवता की भावना अवश्य जमाए रखना। अब साथ ही साथ अधिकतर चीजें जैसे कराची, लाहौर, दिल्ली और लंदन की हैं। मोहनजोदड़ो से ही 50,000 से ज्यादा चीजें मिली हैं। यहाँ पर काला पड़ गया गेहूं, क्योंकि अब गेहूं काला पड़ चुका है। तांबे और कांसे के बर्तन, मुहरें, वाद्य मतलब इंस्ट्रूमेंट जो बजाने वाले हैं, चौक पर बने विशाल मृद भांड, चौपड़ की गोटियां, दिए, माप तौल पत्थर, तांबे का आईना, मिट्टी की बैलगाड़ी, 2 पाटन वाली चक्की, कंघी, पत्थर के औजार, सोने के गहने सब मिले। और अजायब घर में औजार तो हैं परंतु हथियार नहीं है। इससे ये साफ जाहिर होता है कि लोग आपस में मिलजुल कर रहते थे और उस समाज का निर्माण लोगों ने ही किया। पूरी सिंधु सभ्यता में कहीं हथियार नहीं मिलते। विद्वान यही निष्कर्ष निकालते हैं कि अनुशासन ताकत के बल पर नहीं था, बल्कि सैन्य सत्ता भी नहीं थी। व्यक्तियों की आपसी समझ के अनुसार ही यहाँ इतना डिसिप्लिन था, इतना अनुशासित समाज था। सच में ये सभ्यता काबिले तारीफ है। और भी आगे लेखक कहते हैं कि यहाँ पर दिखावे की कोई प्रवृत्ति नहीं थी। सब अपने अपने काम को बड़े ही अच्छे तरीके से करते थे। कौन ऊपर था, कौन नीचे, कौन गरीब था, कौन अमीर, कुछ समझ में नहीं आता। बड़े बड़े महलों में भी छोटे छोटे कमरे, छोटे छोटे घरों में भी बड़े बड़े कमरे देखे गए। मोहनजोदड़ो साधन व्यवस्थाओं के अनुसार सबसे समृद्ध है, परंतु यह आडंबर बिल्कुल नहीं था। आडंबर मतलब दिखावटी प्रवृत्ति बिल्कुल नहीं थी। सिंधु घाटी के लोग कला प्रिय थे, आर्टिस्ट थे। उनकी कला प्रियता, वास्तुकला, धातु, पत्थर, ये सब कुछ देखा गया है और उनकी कलाओं का देखा जाता है। कहीं बर्तनों में देखा गया, कहीं दीवारों पर देखा गया, ये सब कुछ देखा गया है। ठीक है, अब देखते हैं साथ ही साथ जब अजायब घर में तांबे कांसे की सुइयां मिली तो काशीनाथ दीक्षित को सोने की 3 सुइयां भी मिल गई। शायद ये काशीदाकारी मतलब कढ़ाई बुनाई में काम आती हो, है ना। नरेश के बदन पर आकर्षक गुलकारी वाला दुशाला भी है, जो नरेश था। दुशाला मतलब इस तरह से शॉल ओढ़ा जाता है। छापे वाला कपड़ा अजरक सिंध की खास पहचान है। यहाँ हाथी दांत तांबे के सुए भी मिलते हैं। बड़ी बड़ी सुइयों का रूप होता है, मतलब छोटी सुई बड़ा सुआ, जिससे हो सकता है दरिया बनाने के काम आए हो, बड़े बड़े चादर मादर आदि को सिलने के काम आए हो। तो ये इस तरह से चलता रहा और धीरे धीरे ये पैदा हुआ। क्या? अब मोहनजोदड़ो में खुदाई बंद कर दी गई है क्योंकि सिंधु के पानी के रिसाव से क्षार और दलदल की समस्या पैदा हो गई है, जिसके कारण अब खंडहरों को बचाकर रखना ही हमारी चुनौती है। तो ये सभ्यता प्राचीनतम है। आशा करती हूं बहुत सुंदर तरीके से आपने सुन लिया है, समझ लिया है। इसी तरह से हर एक विषय के वीडियोस देखिए, हम हैं आपके लिए। प्रिय विद्यार्थियों, बुक्स और ई बुक्स भी अवेलेबल है जो आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में हेल्प करेंगी। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, बाय बाय, थैंक यू सो मच।